हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी का शीर्ष है उपकार। आज मैंने अपने जीवन के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन्मदिन तो जन्मदिन है, चाहे संगी साथियों के साथ मिल बैठकर मनाया जाए या अकेले एकांत कमरे में। बचपन में माँ जन्मदिन पर नए नए कपड़े पहनाती थी और आटे की रोटी थापकर फिर उन्हें कूटकर घी शक्कर मिला चूरमा बनाती और हर आने वाले को गुड़ की डली के साथ बड़े प्यार से खिलाती। आज वह सब याद कर मन उदास हो आया है। कितनी अजीब बात है ना। सुखद यादें भी रुला सकती हैं। मेरे पिता सक्सेना साहब के बंगले पर माली का काम करते थे और दिन भर वहीं रहते। उन्होंने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। सीमित आय में भी उन्होंने हम दोनों भाइयों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला रखा था। माँ बहुत कुशलता से घर चलाती। पौष्टिक भोजन, धुले एवं प्रेस किए कपड़े और अच्छे संस्कार सब माँ से मिले। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, पर चाहती थी कि हम दोनों भाई अपना जीवन लक्ष्य ऊंचा रखें। परंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है, ऐसा वह अक्सर कहती। इसके लिए वह हमें प्रेरणादायक पौराणिक कहानियाँ सुनाया करती। मेरी प्रिय कहानी थी अर्जुन की, जिसे कई बार सुनकर भी मेरा मन न भरता था। धनुर्विद्या की परीक्षा चल रही थी। पेट पर काट के एक चिड़िया टांग आचार्य द्रोण ने उसकी आंख भेदने का आदेश दिया है। कौरव और पांडव बारी बारी धनुष बाण उठाकर उस पर जैसे ही निशाना साधने लगते हैं कि द्रोणाचार्य प्रश्न करते हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है? हर एक को आसपास बैठे खड़े लोग, पेड़, चिड़िया, दूर आकाश, सभी कुछ दिख रहा है। अब अर्जुन की बारी है और द्रोणाचार्य का वही प्रश्न। अर्जुन को तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है, अन्य कुछ भी नहीं। ऐसे एकाग्रचित थे अर्जुन और ऐसे ही बनना था मुझे भी। अतः मेरे मार्गदर्शक बन गए अर्जुन। मेरे ख्वाब एवं लक्ष्य बहुत ऊंचे थे और इसके लिए पढ़ाई का कितना महत्व है यह मैं अच्छी तरह से जानता था। मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊंगा, यही मेरा दृढ़ निश्चय था। माँ ने केवल अभावग्रस्त जीवन ही देखा था। मैंने उन्हें सदैव अपना मन मार कर जीते देखा। शायद उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनके पास अपना एक मन भी है, जिसकी कोई इच्छा अनिच्छा भी हो सकती है। हमारा समाज लड़कियों को उनकी कच्ची उम्र से ही एक तयशुदा दायरे में खड़ा कर देता है और उससे यह अपेक्षा भी करता है कि इस पर ताउम्र चलती रहेगी बिना कोई प्रश्न किए। उनके मन में प्रश्न उठते भी हैं, यह बेनिश्चित नहीं। माँ भी उन्हीं स्त्रियों में से एक थी। आज जब मैं उस मकाम पर खड़ा हूँ, जब मैं उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तो वह आज हमारे बीच नहीं है। रविवार को तो पापा का अवकाश नहीं रहता है, पर स्कूल में तो छुट्टियां होती हैं और हर छुट्टी के दिन मैं बाबा के संग बंगले पर चला जाता। रंग बिरंगे फूलों से भरा उपवन, बंगले का साफ सुथरा वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता है। बाबा को फूलों से बहुत लगाव था। शिशुओं के समान उनकी देखभाल करते। सुबह बंगले पर पहुंचते ही ताजे फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर गृह स्वामिनी को भेंट करने भीतर जाते, तो मैं भी उनके संग हो लेता। अपनी मेहनत एवं स्नेह से संचित उन फूलों को देते हुए उनके चेहरे पर गर्व मिश्रित भाव रहते। मैंने क्यों नहीं पाया अपने बाबा से यह गुण? मैंने भी जीवन में एक फूल खिलाया था और उसे समर्पित कर उदास हूँ। सक्सेना दाम्पत्य बहुत अच्छे थे, पर अच्छे होने से दुनिया की सब खुशियाँ मिल जाती हैं क्या? इतने बड़े बंगले के इतने अच्छे लोगों का बेटा महेंद्र पोलियोगर से था। विशेष प्रकार के बूटों की सहायता से भी वह मुश्किल चल पाता था। स्कूल जाने पर लड़के उसका मजाक उड़ाते, अतः पिता ने घर पर ही उसके पढ़ने की व्यवस्था कर रखी थी, पर साथ में खेलने के लिए भी कोई साथी नहीं था। मेरे ही हम उम्र रहा होगा। नियमित स्कूल जाने से मैं विश्वासपूर्वक सबसे बातचीत कर लेता था। जिस दिन मैं बंगले पर जाता, माँ जी से खूब बात करता, महेंद्र के संग दिन भर खेलता, उससे इधर उधर की ढेर सारी बातें एवं किस्से कहानियाँ सुनाता। मैं तब 11 वर्ष का रहा होऊंगा जब सक्सेना साहब ने बाबा के सक्षम एक प्रस्ताव रखा, मैं उनके घर में महेंद्र के साथी के रूप में रहूं।
उसकी एवज में मेरी पढ़ाई का समस्त खर्चा उठाने को तैयार थे। मैं जब तक चाहे और जो चाहे पढ़ सकता हूँ। पढ़ाई में मेरी रुचि के कारण मैं उनके बेटे का अच्छा साथी बन सकता था और मेरा उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना पूरा हो सकता था। मेरे स्कूल से लौटने पर पहले मैं और महेंद्र मिलकर पढ़ाई करते और उसके पश्चात सिर्फ उसी तरह के खेल खेलते जिसमें वह भी हिस्सा ले सके। महेंद्र से 3 वर्ष छोटी उसकी बहन मीनू भी हमारे खेल कूद में भागीदार होती थी। कभी कभार मैं घर अवश्य जाता, पर बंगले पर रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। वहाँ की सुख सुविधाएं, साफ सुथरा माहौल, पढ़ने के लिए ढेरों पुस्तकें मुझे वहीं बांधे रखती। मेरा छोटा भाई पढ़ने से बहुत जी चुराता था। स्कूल तो नियमित भेजा जाता, पर वहाँ से अपनी बुद्धि में कुछ न भर पाता। मेरी उससे दूरी निरंतर बढ़ती जा रही थी। बाबा से तो वहीं भेंट हो जाती थी। हाँ, माँ की जब भी याद आती है मैं जाकर उनसे मिल आता हूँ। यह सक्सेना परिवार का बड़प्पन था कि उनमें से किसी ने मुझे माली का बेटा होने का एहसास कभी नहीं कराया। 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास कर मैं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा एवं शहर में ही IIT में मेरा चयन हो गया। अब मैं सप्ताह में ही घर आता था। माँ से मिलकर बाकी का पूरा समय बंगले पर ही गुजरता। महेंद्र के संग रहने का बहाना तो था ही, मीनू का साथ भी अच्छा लगने लगा था। अपने वादे के मुताबिक मेरा शिक्षा का पूरा खर्च सक्सेना साहब वहन कर रहे थे। यह उनकी दरिया दिली थी। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दिन महीने वर्ष बीतते रहे। हम अपनी किशोर अवस्था लांग युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। स्कूली होमवर्क में मीनू का सहायता तो मैं शुरू से करता था, अब अन्य बातों में भी गाइड करने लगा। देर सवेर कहीं जाना होता तो माँ जी मुझे उसके संग भेजती। अपनी स्कूल की टीचर एवं सहेलियों की बातें मीनू खुलकर मेरे से डिस्कस करती। महेंद्र पहाड़ी दुनिया से उतना अवगत नहीं था। माँ ने हमारे भीतर ऊंचे संस्कार डाले थे। उन्हीं के मुताबिक मैं मीनू को मशवरा देता। किशोर अवस्था के बीतते उसमें एक अनोखा आकर्षण उतर आया था, या फिर यह सिर्फ मेरी ही आंखों को दिखाई दे रहा था। चेहरे पर चमक जो इस उम्र की खास पहचान होती है, होठों पे सहज मुस्कान, यूँ लगता था किसी कुशल कलाकार द्वारा गढ़ी प्रतिमा हो। लेकिन प्रतिमा की आंखें इस कदर नहीं बोलती। उसकी आंखें तो मन की पूरी बात सामने रख देती थी। कुछ भी कहना शेष न बचता। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल रहा था। अब वह मुझे नकुल भैया कहकर ना बुलाती। नियमित रूप से हर वर्ष महेंद्र के संग वह मुझे भी राखी बांधती आई थी, पर पिछली बार एक ही राखी मिली है कहकर मेरी कलाई में राखी बांधना टाल गई। करोड़ों मनुष्य अटी पड़ी इस दुनिया में हम क्यों किसी एक को चुनते हैं? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर शायद इसका संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। कितना बड़ा था सक्सेना परिवार का दायरा। कई लोगों के संपर्क में आई होगी मीनू। मन को नकारने के लाख कोशिश के बावजूद मेरे भीतर एक चिंगारी सुलग रही थी। सक्सेना साहब से उसका हाथ मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अगर करता तो गुस्ताखी होती और मैं एहसान फरामोश कहलाता। सक्सेना साहब की ही बदौलत मेरे सपने पूरे हुए थे। मैं अपने मुकाम तक पहुंचा था। इन सब बातों को मैं कैसे भूल सकता था? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मन मान कर जीऊँगा, अपनी हर इच्छा पूरी करूँगा। पर सच्चाई तो यह है कि मन मार कर जीना मुझे विरासत में ही मिला था। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से मुझसे प्यार की मांग कर रही थी, पर मैंने अपने मन को लोहा कवच में बंद कर दिया था। महेंद्र अपने पिता की फैक्ट्री में सहायता करने नियमित रूप से जाने लगा था और मीनू भी BA के अंतिम वर्ष में पहुंच चुकी थी। IIT की पढ़ाई पूरी करते ही मेरी नौकरी लग गई और सक्सेना साहब की रजामंदी से मैंने अपने लिए किराए पर घर ले लिया। माँ जी की नज़रें शायद अपनी बेटी के मन की बात को समझ गई थी। वो मान भी जाती, पर सक्सेना साहब नहीं माने। मुझे महेंद्र ने बताया था, मुझ पर क्रोधित नहीं हुए, यही उनकी महानता थी। वह समझते थे कि मैं स्वयं को जब्त कर रखा है। साथ ही यह भी जानते थे कि मैं उनके मान सम्मान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। उन्होंने मीनू का रिश्ता कहीं और तय कर तुरंत विवाह की घोषणा कर दी। मैंने चेहरे पर बिना कोई शिकन लिए परिवार के सदस्य की तरह ही सब काम संभालता रहा, पर भीतर जो कांटे सा चुभ रहा था उसे तो बस मैं ही महसूस कर सकता था। उस दर्द की व्यथा को कहता भी तो किससे कहता। 2 महीने तक खूब भागदौड़ की। सक्सेना साहब के निर्देश अनुसार विवाह के सब इंतजाम पूरे किए, पर वैवाहिक रस्मों में अपनी सहनशीलता की परीक्षा देना भी बाकी थी। उन लोगों के परंपरा अनुसार लड़की के विवाह में
फेरे, विदाई और बाद में कई रस्मों में भाई की प्रमुख भूमिका रहती है। अपना भाई ना हो तो यह रस्म चचेरे भाई ममेरे भाई को सौंप दी जाती है। नहीं कह सकता कि यह जिम्मेदारी सक्सेना साहब ने मुझे अपना आत्मीयत मन से सौंपी थी या मुझे अपनी औकात दिखाने के लिए, लेकिन मैंने यह सब किया जो मुझे अपेक्षित था। विदा होकर दुल्हन जब पहली बार ससुराल जाती है तो भाई मेवा मिठाई लेकर उसके संग उसे पति के घर छोड़ने जाता है। यह कर्तव्य भी मुझे ही निभाना था। विवाह की रस्मों आदि में मीनू की पलकें झुकी ही रही। क्या उसे डर था कि पलकें उठेंगे तो बोलती आंखें सब कुछ उजागर कर देंगे, या फिर अपने नए जीवन की तैयारी के लिए स्वयं को मजबूत बना रही थी। कल तक तो खूब भागम भाग रही, पर आज सुबह से अपने कमरे में निढल पड़ा हूँ। इसका कारण जहाँ इतने दिनों की थकावट है, वहीं मन को घेरे बैठे आत्ममंथन भी है। आचार्य द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के हित की सोच एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा था। क्या बीती थी एकलव्य के दिल पर अंगूठा देकर। इस विषय पर कवि और कथाकार सब मौन है। एकलव्य के साथ न्याय हुआ था या अन्याय, युग बीत गए। कौन करेगा इस बात का फैसला और कब। कुछ भी हो, मुझे विश्वास है एकलव्य ने अंगूठा देकर भी एक सार्थक जीवन ही जिया होगा। ऐसे निष्ठावान व्यक्ति जीवन नष्ट कर ही नहीं सकते। आज मैं एकलव्य बनकर खड़ा हूँ और मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं अपने मन से उसकी समझ चाहत कुचल डालूं, खत्म कर दूं। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैंने जीवन में अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण की है, आज कैसे हार मान लूं। मीनू को तो मुझसे भी कठिन परीक्षा देनी है। उसे तो टूटे दिल के किंचे समेटने तक की मोहलत नहीं दी गई। बैठकर आंसू बहाने का एकांत ना पा सकी। मेरे प्यार को दिल के किसी कोने में समेट कर हंस मुस्कुरा कर अपने सारे कर्तव्य पूरा करेगी। इस पति को शिकायत का मौका नहीं देगी। यह भी जानता हूँ कि घुटी में यही मंत्र पीकर बड़ी होती हैं लड़कियाँ, चाहे वह मेरी माँ हो या मीनू सी कोई और लड़की। ना जाने किस मिट्टी से बना कर भेजता है विधाता नारी का मन। सब कुछ समा जाता है उसमें, सब कुछ सहन कर सकती है वह। मेरा जीवन तो आज भी मेरे अपने हाथ में है और इसे मैं अकेले ही जीने की ठानी है। एक अजीब सा रिश्ता है प्यार का दर्द से, जिसकी याद से पीड़ित है मन उसी की याद को गले लगाए बैठा है। उसे भूल जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, शायद करना ही नहीं चाहता। सच तो यह है कि प्यार में पाना आवश्यक भी नहीं। पृथ्वी आकाश कहाँ मिलते हैं भला। दूर से देख एक सुखद भ्रम होता है। बस वास्तविक प्यार तो देह से ऊपर मन से जुड़ा होता है, आत्मा से जुड़ा होता है। और यह प्यार नैतिक अनैतिक के दायरे से बाहर है, समाज के नियमों से ऊपर। मन का दर्पण करके भी एकलव्य हारेगा नहीं द्रोणाचार्य से। यकीनन वह आज भी सार्थक जीवन ही जिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।